जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं यूपी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास। यूपी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास के अंतर्गत जो भी आपके सिलेबस में है वो हम कवर कराने की कोशिश करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 90% मार्क्स या 90% से अधिक थ्योरी में हम किस प्रकार से मार्क्स लाएं। तो आज हम जो लाए हैं आपका विषय रहने वाला है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है वह है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के समय किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये टॉपिक नंबर 1 होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था MJPRU यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में 2020 में जो बीएड सेकेंड ईयर में आपके ये आया था प्रश्न, पाठ्यक्रम का अर्थ परिभाषा क्या होती है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें लिखना है तो अब स्टेप बाय स्टेप करके आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि किस प्रकार से आपको ये लिखना है। सबसे पहले आपको जो है पाठ्यक्रम का अर्थ बताना है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम बालक के लिए दौड़ का मैदान होता है। जिस प्रकार एक दौड़ने वाला दौड़ के मैदान को पार करके दौड़ जीतता है, उसी प्रकार बालक भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके शिक्षा रूपी दौड़ के मैदान को जीतता है। अतः शाब्दिक अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब कोई भी शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा व्यवस्था हो, हम किसी चीज की कोई शिक्षा लेना चाह रहे हैं या बालक को कोई शिक्षा हम देना चाह रहे हैं तो उस शिक्षा को देने का मतलब होता है हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, यानी जो सिखाना चाह रहे हैं वो क्या हुए, हमारे उद्देश्य हुए। उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम उसी प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अब उद्देश्य में हम बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का चारित्रिक विकास, बालक के जीवन में जो उपयोगी हो, इस प्रकार की शिक्षा हम देना चाहते हैं। तो पाठ्यक्रम भी इसी प्रकार का डिजाइन होगा। इन्हीं सिद्धांतों पर जो है पाठ्यक्रम का काम होगा जो बालक के उद्देश्यों को पूरा करे, जो बालक के जरूरतों को पूरा करे। तो ये पाठ्यक्रम की नीड होती है, ये पाठ्यक्रम का मतलब होता है। अब पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनको भी हम देखते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम की जो परिभाषाएं हैं, फ्रोवेल के अनुसार, फ्रोवेल पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिबिंब होना चाहिए। फ्रोवेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो संपूर्ण मानव जाति है उसके ज्ञान और अनुभव का मतलब कि प्रतिरूप फोटोकॉपी होनी चाहिए, कि जो संपूर्ण जाति के जो मनुष्य है उसके जितने भी ज्ञान है अब तक का, जितना भी अनुभव है उसके आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। GS ब्यूचेम्स के अनुसार पाठ्यक्रम को विद्यालय में छात्रों के शिक्षा संबंधी अनुभवों के सामाजिक समूह की रूपरेखा मानते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम में जो भी चीजें होती हैं वो छात्रों के अनुभव द्वारा होनी चाहिए, यानी कि छात्रों के अनुभव द्वारा पाठ्यक्रम को निर्मित करा जाना चाहिए। जो छात्रों के अनुभव रहे हैं या जो सीखने वाले के अनुभव हैं उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए जिनका किसी न किसी रूप में बालक के वर्तमान जीवन से संबंध हो और साथ ही उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी भी हो। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब कि बालक के लिए पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक जीवन जी रहा है, जो भावी जीवन जी रहा है वर्तमान में, उस समय पर बालक के वो काम आना चाहिए। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन परिभाषाओं से ये सार निकल कर आता है। तो आप इस प्रकार से उसका सार भी नीचे टिप्पणी बतौर लिख सकते हैं। अब आपका अगला हेडिंग क्या होगा जो मुख्य है, आपसे पूछा गया पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। विद्यालयों में शिक्षा विषयों को तैयार करने हेतु कुछ विशेष सिद्धांत का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पाठ्यचर्या विद्यालय शिक्षा के केंद्र बिंदु होती है और पाठ्यचर्या एक सुनिश्चित क्रिया होती है। इसका निर्माण बिना सोचे समझे नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के अनेक दृष्टिकोण होते हैं। ये दृष्टिकोण विभिन्न दार्शनिकों एवं प्रवृत्तियों की देन है।
अब क्या है कि पाठ्यक्रम का जो जो है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो विद्यालय है, उसका मुख्य केंद्र क्या है, पाठ्यक्रम है, क्योंकि बच्चे को वही सीखना है जो पाठ्यक्रम में है। अब पाठ्यक्रम को जो है बनाने के लिए जो है हमें बच्चे की नीड का, बच्चे की उपयोगिता का, बच्चे की आवश्यकताओं का, बच्चे की भावी जीवन का, इन चीजों को हमें देखना चाहिए। जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मान लीजिए किसी आपने बीएड में एडमिशन लिया, आपको टीचर बनना है, तो आपका जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया तो उसका उद्देश्य क्या है, आपको टीचर बनाना उस शिक्षा का, तो आपका पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, जो कि टीचर बनने के लिए जो जो चीजें, जो उद्देश्य आपके हैं, कि आपको उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तो पाठ्यचर्या निर्माण के लिए अनेक जो दार्शनिक हैं और उनकी जो उनके जो विचार हैं, उनकी प्रवृत्ति हैं, तो उनकी जो उनके दृष्टिकोण है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण हमें करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव, उनके ज्ञान के आधार पर हमें उस पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता मिलती है। तो ये पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के लिए जो मुख्य सिद्धांत है, नंबर 1 आपका आता है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। यानी शैक्षिक उद्देश्य हैं, शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, और अनुरूपता यानी कि उनकी जो अनुरूपता है शिक्षा से की जो जरूरत उद्देश्यों को जो पूरा करे, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी शिक्षा के जो उद्देश्य बनाए हैं, पाठ्यक्रम जो है उन उद्देश्यों को पूरा करे, उन उद्देश्यों के अनुरूप हो, उनसे उनसे मिलता जुलता हो, तो वो क्या है, पाठ्यक्रम का सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए कि अनुरूपता का सिद्धांत। इसमें आप लिख सकते हैं पाठ्यचर्या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों और क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हो। यानी जो शिक्षा के हमने उद्देश्य बनाए, तो पाठ्यक्रम हम निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि उद्देश्यों को हमारे पूरा कर रहा हो, यानी उद्देश्यों के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। जैसे कि हमें बनाना तो टीचर है, और उस पाठ्यक्रम में हमने टीचर से संबंधित चीजें ना रख के डॉक्टर से संबंधित चीजें रख दी, तो वो पाठ्यक्रम हमारा उचित नहीं है। तो अनुरूपता का सिद्धांत पाठ्यक्रम में सबसे पहला सिद्धांत हुआ। आपका आता है दूसरा सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो यह सिद्धांत यहां पर काम करता है कि जो बालक के लिए जरूरी है, बालक को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने में देखिए क्या लिखना होगा आपको परीक्षा में। मनोविज्ञान के अनुसार पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण में बालक की रुचि, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों, बुद्धि, आयु का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पाठ्यचर्या का ये नियोजन विभिन्न वर्गों में किया जाना चाहिए। उन वर्गों में अनेक विषयों का समावेश होना चाहिए, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय एवं क्रियाओं को चुन सके। यानी कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाना चाहिए कि बालकों की उसमें रुचि का ध्यान रखा जाए, बालकों की क्या आवश्यकता है, बालक की कितनी क्षमता है, बालक की कितनी आयु है, बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, कि उसके स्तर कितना, उस हिसाब से बालक का पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। पाठ्यक्रम को विभिन्न वर्गों में बनाना चाहिए कि जिस वर्ग का जो बच्चा है, जिस चीज की जिसमें जो रुचि है, तो उस तरीके का पाठ्यक्रम उसके लिए जो है होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम चुनने के लिए जो है ये चीजें जरूरी है। तो बाल केंद्रीयता का सिद्धांत कहता है कि बालक को केंद्र में रखकर बालक की नीड को देखना है, हमें उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाना है, ना कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बालक को ढालना है। तो ये सिद्धांत आपका तीसरा आता है। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोग का सिद्धांत। यानी कि पाठ्यक्रम में क्या है, हमें बच्चे की जो रचनात्मक शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है, यानी कि जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है कि नई नई चीजें सोचता है, नई नई चीजों को सोचने के लिए नई नई चीजें सिखाए, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए जो नई नई चीजों की, नई नई शक्तियों को बालक की डेवलप करे, उनको डेवलप करने में उपयोगी हो, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए पाठ्यक्रम, जिससे बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी निकल कर आए। तो पाठ्यचर्या में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे बालक की रचनात्मकता एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग किया जा सके। इसके लिए बालक को कार्यों के प्रति अभिप्रेरित कर उन्हें उचित निर्देशन प्राप्त करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक के अंदर की जितनी सृजनात्मक शक्तियों का है, उनका अधिक से अधिक प्रयोग हो, उनका अधिक से अधिक विकास हो। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में जो है रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों की उपयोगिता का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आपका सिद्धांत आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की
बुद्धि अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, अभी क्षमता अलग होती है, एप्टीट्यूड अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो है शारीरिक गठन अलग होता है, मानसिक तौर पे प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है, यानी हर व्यक्ति हर बालक भिन्न होता है। तो उनकी भिन्नता को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए हमें, कि बालक की भिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम को हमें निर्माण करना चाहिए कि बालक को किस प्रकार का बालक है, उसे किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है, कौन सी उसकी चीज कमजोर है, कौन सी चीज उसकी हमें सुलभ मतलब कि सुदृढ़ करनी है, मजबूत करनी है। तो पाठ्यक्रम में विभिन्नता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। सभी व्यक्ति क्षमता की दृष्टि से एक दूसरे पृथक होते हैं, अर्थात पाठ्यचर्या निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नता, रुचि, क्षमता आदि का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यचर्या की रचना में ज्ञान, कुशलता और भावनाओं के उन विस्तृत क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए जो बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से विकास की प्रक्रिया को विकसित कर सके। यानी कि बालक की जो रचनात्मक शक्ति है, जो उसकी कुशलता है, जो उसके अंदर ज्ञान है, जो उसकी भावनाएं हैं, तो उनका विकास कर सके, बालक की उन शक्तियों का विकास कर सके। विभिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए कि जो विभिन्न विभिन्न शक्तियों वाले बालक है, विभिन्न रुचि, विभिन्न क्षमता, यानी कि विभिन्नताएं भरी हुई है बालकों में, तो उस तरीके का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो सभी प्रकार के बालकों की शक्तियों का, सभी प्रकार की बालकों का विकास करने में सहायक हो। तो विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता की व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए। अब आता है आपका मनोविज्ञान, मनोविज्ञानिकता का सिद्धांत, यानी कि साइकोलॉजी का जो रोल होता है पाठ्यक्रम निर्माण में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम बालक की मनोवैज्ञानिक दशा को नहीं समझेंगे, बालक के मनोवैज्ञानिकता का हमें ज्ञान नहीं होगा, हम जब तक बालक में साइकोलॉजी से संबंधित नियम और जो सिद्धांत है उन्हें नहीं लगाएंगे, तो वो पाठ्यक्रम आज वर्तमान समय में वो निरर्थक होगा। तो क्या है इसका मतलब, परीक्षा में कैसे लिखेंगे आप, बालकों के मनोविज्ञान को समझकर उनके व्यवहार के विषय में जानकारी प्राप्त करके, बालकों का जो मनोविज्ञान के आधार पर बालकों को का व्यवहार देखना है हमें, उन वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके अंदर कैसी क्या चीजें की कमी है, किस चीज की उनके अंदर अधिकता है, तो उसके आधार पर हमें पाठ्यचर्या का जो है हमें निर्माण करना है। पाठ्यचर्या निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए अभिभावकों, शिक्षकों से, स्वयं छात्रों से उनकी आवश्यकताओं का, अधिगम में आने वाली समस्याओं का ज्ञात किया जाना चाहिए, यानी कि बालकों की से, स्वयं से, और बालकों के जो अभिभावक हैं उनसे, और जो बालकों के शिक्षक हैं उनसे पूछना चाहिए कि उनको उनके अंदर किस चीज को लेकर रुचि है, किस चीज को लेकर जो है उनके अंदर समस्या आ रही है, किस चीज की उनकी आवश्यकता है, नीड है, तो किस प्रकार की बालक की जरूरत है। तो उसके जो साइकोलॉजिकल पहलू हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार प्रचलित पाठ्यचर्या में प्रश्नावली, समाजमिति, निरीक्षण, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा आदि द्वारा उपयुक्त आंकड़े प्राप्त करके औचित्यपूर्ण के साथ उपयोग सुधार किया जा सकता है, जिनका लाभ छात्रों द्वारा शिक्षकों को प्राप्त होता है। देखिए, प्रश्नावली विधि है, बालकों को प्रश्नावली विधि में क्या होता है, एक प्रश्नों की लिस्ट दे दी जाती है, बच्चे अपनी समस्या इसमें लिख के देते हैं, बच्चे उसका क्या उत्तर दे रहे हैं। समाजमिति यानी कि समाज के अंदर किस तरीके की समस्याएं, समाज में क्या जरूरतें हैं, क्या जरूरतें नहीं है। निरीक्षण, हम निरीक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों से साक्षात्कार ले सकते हैं, उनके माँ बापों से, शिक्षकों से साक्षात्कार इंटरव्यू ले सकते हैं, मौखिक परीक्षण कर सकते हैं, लिखित परीक्षण कर सकते हैं। उनसे हमें आंकड़े जुटाने के बाद जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत पाठ्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल तथा क्रिया का सिद्धांत, शिक्षा जीवन का पर्याप्त अतः बालक के जीवन में आने वाली क्रियाओं एवं प्रकृतियों, खेलकूद, लेखन तथा नवीन सृजन के अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि बालक के से जो है, बालक के जीवन में जो है शिक्षा में जो है एक पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए खेल के लिए, क्रिया करने के लिए। खेल के माध्यम से क्रिया करके जो है बालक जो है अपनी सृजनता को, अपनी नवीनता को जो है बाहर निकालता है। खेलकूद के माध्यम से उसकी प्रवृत्तियों को जाना जाता है, तो उसके आधार पर जो है पाठ्यक्रम को निर्मित करना चाहिए। तो खेल और क्रिया का सिद्धांत भी पाठ्यक्रम में लगाना चाहिए कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें खेल की भी आवश्यकता हो और क्रिया यानी करके, प्रैक्टिकल करके कोई चीज को सिखाया जाए। तो पाठ्यक्रम के अंदर इन चीजों का भी समावेश होना चाहिए। संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत, पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि बालक को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी हो, बालक को अपनी सभ्यता के बारे में जानकारी हो, उसका ज्ञान हो, किस प्रकार की हमारी पुरानी संस्कृति थी, उसे हमें किस प्रकार से
आगे प्रचार प्रसार करना है, हमारी सभ्यता क्या है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, तो इन सब का ज्ञान भी पाठ्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण एवं विकास करना है। जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है, जो वो चाहे कोई सी भी किसी भी देश की शिक्षा हो, सभी शिक्षाओं का सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है जो जहां हम रहते हैं उस संस्कृति का, जिस जगह हम जिस चीज में जहां जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस सभ्यता का जो है संरक्षण होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये जो है इस तरीके का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अतः पाठ्यचर्या में संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित विषय वस्तु एवं क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसी क्रिया, ऐसी विषय वस्तु शामिल करो जिससे कि बच्चे को संस्कृति का ज्ञान हो, अपनी सभ्यता का ज्ञान हो, जिससे कि उसका संरक्षण और विकास कर सके, जिससे बालकों को अपनी संस्कृति सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो और उसे वो आगे चल के उसे विकसित कर सके और आने वाली पीढ़ी को वो उसका स्थानांतरण कर सके। लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम देखिए कठोर नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए कि बालक के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को ऊपर नीचे किया जा सके, उसमें फेरबदल हो, थोड़ा बहुत बालक के लिए जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर बालक की नीड अलग होती है, आवश्यकताएं अलग होती हैं, योग्यता अलग होती है, रुचि अलग होती है, तो उनके आधार पर पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए जिससे आवश्यकता अनुकूल पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। यानी जैसे आवश्यकता हो उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दो, जैसा भी बच्चा हो, जैसी आप आवश्यकता देख रहे हो उस हिसाब से पाठ्यक्रम में चेंज किया जा सके। इसके लिए शिक्षक व शिक्षण संस्थाओं को एक अधिकार होना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में आवश्यकता के अनुरूप सुधार कर सकें। यानी शिक्षण और शिक्षण संस्थाओं को जो शिक्षक हैं, क्योंकि सबसे पहले तो शिक्षक को ही पता चलता है कि बालक की नीड क्या है, बालक को क्या जरूरत है, बालक की क्या आवश्यकता है, बालक की रुचि क्या है, तो उसके लिए जो है शिक्षक को और जो शिक्षण संस्था है उसे अधिकार होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत फेरबदल या उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो है उसके अंदर सुधार कर सके। यानी कि लचीलापन का सिद्धांत ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। कठोर पाठ्यक्रम बेकार पाठ्यक्रम माना जाता है। सामुदायिक जीवन से संबंधित सिद्धांत। सामुदायिक जीवन से संबंधित सिद्धांत में देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह शैक्षिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रहे, वरन यह ऐसा होना चाहिए कि छात्रों को समस्त शैक्षिक वातावरण की अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यह व्यवस्था ही छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध होती है। पाठ्यक्रम केवल किताबों के अंदर सीमित न रहे, पाठ्यक्रम को ऐसा बनाओ कि बालक के आसपास का जो वातावरण है उससे जोड़कर, उन चीजों से दिनचर्या से जोड़कर, रोज के जो डेली बेस के काम है, जो आवश्यकताएं हैं, उन चीजों से जोड़कर जो है पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम को सजीव बनाना चाहिए। जो उस समुदाय का जीवन है, वो जीवन दिनचर्या है, जीवन शैली है, उससे जो है जोड़कर पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए, जिससे कि बालक बाहर के वातावरण से आसानी से अनुकूलन कर सके, वहां की चीजों को सीख सके और आगे चल के जो है वो अपने जीवन में सफल रहे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसके संबंध में कहा है कि पाठ्यचर्या सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होनी चाहिए। यह जरूरी है कि पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों एवं समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि माध्यमिक जो आपका शिक्षा आयोग है उन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या जो है सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य रूप से अंग जो संबंधित है। यह जरूरी है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जो सामाजिक प्रथाएं हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो विश्वास हैं, जो हमारे मूल्य हैं कि ये गलत है, ये सही है, इस तरीके के हर समाज के मूल्य होते हैं, जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, यानी जो हमारे समुदाय की समस्याएं, उनको ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अब आता है आपका नंबर 10, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। और अवकाश के लिए जो प्रशिक्षण का सिद्धांत है, देखिए शिक्षा के उद्देश्य व्यवसाय के लिए तैयार करना नहीं होता, वरन छात्रों को अवकाश के समय सदुपयोग और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या में सामाजिक सौंदर्य, बौद्धिक रुचि एवं क्रियात्मक क्रियाओं का समावेश होना जरूरी है। यानी कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि बालक जो है जब खाली समय में हो
तो वो अपने ज्ञान का, अपने जो उसके अनुभव हैं उनका क्षेत्र भी वो बढ़ा सके, अब उनका भी ज्ञान प्राप्त कर सके। तो पाठ्यचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालक को कार्य एवं अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। यानी जिस समय कार्य कर रहा है उस समय तो ठीक है, उस तरीके से तो बालक को हमने शिक्षा दे दी, लेकिन इस तरीके की शिक्षा भी होनी चाहिए कि अवकाश के समय वो उसका कैसे सदुपयोग करे, जिससे छात्र गलत दिशा की ओर न मुड़े। इसलिए पाठ्यचर्या में अध्ययन विषयों के अलावा खेलकूद, सामुदायिक कार्य एवं अन्य उपयोगी क्रिया भी शामिल होनी चाहिए। यानी बालक का जो पढ़ाई लिखाई के बाद, यानी कि जो उसने कार्य जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा है, उसके बाद भी जो उसका खाली समय है, जिसे जैसे छुट्टी के बाद शाम के समय, वो ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से सिखाना चाहिए पाठ्यक्रम कि आज आप ये खेल खेलेंगे। खेल खेलने से क्या होता है, एक दूसरे सामुदायिक भावना बढ़ती है, फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग होता है, और कोई सामुदायिक कार्य कर सकते हैं, कार्यक्रम बना कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई रैली, कोई जो है किसी भी तरीके की आप जो है जनता को जागरूक करने वाली जो है आप एक तरीके से आप नाटक कर सकते हैं, गली नुक्कड़ वाले। तो इस तरीके की चीजें जो खाली समय में जो है आप इन चीजों को बच्चों से करा सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का सामाजिक, सांवेगिक और चारित्रिक और उनका शारीरिक यानी सभी तरह का, यानी कि एक तरीके से कहते हैं कि आप सर्वांगीण विकास कर सकें वो अपने अवकाश के समय में उसका सदुपयोग करके। सामाजिकता का सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक के अंदर सामाजिकता पैदा हो जाए। सामाजिकता से मतलब क्या होता है कि बड़ों को देखकर नमस्ते करना और बड़े छोटे का सम्मान करना, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या पहनना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से सोना है, कब उठना है, कब बैठना है। इस तरीके की सामाजिकताएं जो हैं, जो जिस समाज में जो रहता है अपने आप को नियम कानून में ढाल लेता है, तो वो सामाजिकता होती है। अब उस सामाजिकता को जो है उस बच्चे के अंदर हमें विकसित करना है, तो इस तरीके का पाठ्यक्रम बनाया जाए कि बच्चे के अंदर सामाजिकता आ जाए। तो सामाजिकता पैदा करने के लिए जो है सामाजिकता का सिद्धांत जरूरी है पाठ्यक्रम के अंदर। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय पाठ्यचर्या निर्माताओं एवं विशेषज्ञों का सामाजिक परिस्थितियों एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो समाज की आवश्यकताएं हैं, जो समाज की परिस्थिति हैं, जो भी समाज में वर्तमान में जरूरतें हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण के समय पाठ्यक्रम निर्माण करने वालों को उसका ध्यान रखना अनिवार्य है। वे सभी मान्यताओं, आदर्शों, समस्याओं, आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या में स्थान दें। सामाजिकता के सिद्धांत के संदर्भ में कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति की हमेशा ही सकारात्मक संतुति हमारे समक्ष उपस्थित हुई है। उपरोक्त सभी आयोगों ने एवं नीति शिक्षा नीतियों के अनुशंसा से पाठ्यक्रम में कई उचित सुधार किए गए हैं। यानी कि इन आयोगों ने बहुत काम किया पाठ्यचर्या को सुधारने के लिए। जो समाज की आवश्यकताओं को इन्होंने सर्वे किए, देखा कि समाज में क्या आवश्यकताएं, समाज की क्या समस्याएं, समाज को किस चीज की जरूरत है, तो उस चीजों को दूर करने के लिए, समाज की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की जो है अनुशंसा की कि ये चीज रखनी चाहिए पाठ्यक्रम में, जिससे कि पाठ्यक्रम में जब ये चीजें डलेंगी तो बच्चों के अंदर वो सामाजिकता आएगी। उन समस्याओं को बच्चे जो है आगे चल के सोल्व करेंगे और समाज से वो जो कुप्रथाएं हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उन सबकी पूर्ति हो जाएगी। जनतंत्रीय भावना के विकास के लिए, जनतंत्रीय भावना का विकास क्या होता है कि आदमियों में आपस में जो समूह है हमारे, उन समूह में जहां भी हम जहां रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आपस में जनता में जो है एक भावनात्मक विकास होना चाहिए, एक दूसरे से लगाव होना चाहिए। कोई परेशान है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, कोई दुखी है तो उसके दुख को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई समस्या आ रही है कहीं पर तो सबको मिलजुल कर जो है उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इस तरह से जनतंत्रीय भावना का विकास करने का सिद्धांत पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि बालकों के अंदर जनतंत्रीय भावना विकसित हो सके। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, अतः इस व्यवस्था में को सुदृढ़ करने हेतु नागरिकों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। जनतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं? एक दूसरे का सहयोग करना, किसी के साथ भी आप जो है एक तरीके से आप उसकी जो परेशानी है उसमें साथ देना, कहीं कोई समस्या आ रही है तो मिलजुल कर समस्या को सुधारना, एक दूसरे के प्रति जो है दुख सुख में साथ देना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना कि किसी को कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में अपने आप भी सोचना कि इस तरीके से हम इसकी सहायता कर सकते हैं। तो जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना जो है पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य सिद्धांत इसमें काम करता है। इसके लिए जरूरी है कि पाठ्यचर्या में जनतंत्रीय भावना और आदर्शों का समन्वय हो, यानी शामिल करे जाने चाहिए। जनतंत्रीय भावना और आदर्शों को शामिल करना जो है जरूरी है।
जनतंत्रीय भावना के विकास का सिद्धांत यह कहता है कि शिक्षा में ऐसी चीजों को जोड़ो जिससे कि बालकों के अंदर जो है जनतांत्रिक भावनाएं और आदर्शों का विकास हो, जो आगे चल के भाईचारा बने, देश में सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करें, मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करें। ये कहता है आपका जनतंत्रीय भावना के विकास का सिद्धांत। अब आता है आपका अनुभव पर आधारित सिद्धांत। शिक्षा जगत के अलावा भी अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों के अनुभव की अति मूल्यवान होते हैं। इसी प्रकार पाठ्यचर्या के विषय में मनुष्य के अनुभव का विश्लेषण जरूरी है, अथवा यह कहा जाना कि पाठ्यचर्या में अनुभव को स्थान मिलना जरूरी है। यानी कि जो आपका शिक्षा जगत है उसमें तो हमें ज्ञान मिल रहा है, उसमें तो हमें अनुभव मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो मनुष्य के अपने अनुभव है उनके द्वारा भी जो है बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो जो मनुष्य के अनुभव हैं, जो बालकों के अनुभव है, उनको भी जो है पाठ्यक्रम में हमें शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आगे चल के हमारा ज्ञान डेवलप हो, हमारा विकास हो। तो आधुनिक समय में परंपरागत विषयों को ही महत्व कम हुआ है। जो परंपरागत जो एक सिस्टम बना हुआ था कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, इस तरीके की शिक्षा बस एक दिनचर्या थी, तो परंपरागत ढंग से पढ़ा रहे, तो उसका जो महत्व आज की तारीख में कम हुआ है, क्योंकि इनका स्थान नवीन विषयों ने ले लिया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन विषयों की महत्ता कम कर दें या उन्हें विस्मृत कर दें, उन्हें हमें भूलना नहीं है। विद्यालय की क्रियाएं, व्यावहारिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ अनौपचारिक या औपचारिक संबंध बनाए रखना एवं उनके अनुभवों को पाठ्यचर्या में स्थान देना चाहिए, जिससे भविष्य के छात्रों की आवश्यकता का पूर्ति हो सके। यानी कि भविष्य में जो छात्र हमारे जो बाहर जाएंगे तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होगी। किताबों के से तो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, जो परंपरागत ढंग से जो ज्ञान दे रहे हैं, वो तो हमें बरकरार रखना ही है, लेकिन जो मनुष्य हैं, जो समाज में हो रहा है, तो उनके जो अनुभव है, उन अनुभवों को बालकों को हमें किस प्रकार से पहुंचाना है, पाठ्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना, जिससे कि उन अनुभवों के द्वारा जो आगे उनके सामने समस्याएं आएंगी, तो उन अनुभवों जो उन्हें पहले से होगा कि ये इस तरीके की समस्या आती है तो ये करना है, तो उस अनुभव से जो है वो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए पाठ्यक्रम में जो है अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सह संबंध का सिद्धांत, सह संबंधता का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, सह संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना, तो ये सह संबंधता का सिद्धांत है। पाठ्यचर्या निर्माण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बने, यानी कि हमें एक विषय को दूसरे विषय से कोरिलेट करके पढ़ाना है, उसका एक दूसरे से संबंध बनाना है। जैसे कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में हमें जो है इस तरीके से मैथ पढ़ाना है कि हमें उसे पहेली के रूप में बताना है, उसे कविता के रूप में सजाना है, जिससे कि हमारे हिंदी की मात्रा, हिंदी का ज्ञान भी हमें होते ही चले बच्चे को। तो इस तरीके से एक दूसरे विषय से हमें मिलकर पढ़ाना है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में बायोलॉजी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका पर्यावरण, ये सब सारी चीजें मिलकर जो है एक एसएसटी की बुक बना देते हैं, जिसे कि आप अब 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे विषय को कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है। वर्तमान में के समय में सभी शिक्षा शास्त्री इस सिद्धांत पर विशेष बल दे रहे हैं। विभिन्न विषयों की सामग्री का चयन करते हैं, समय भी ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो एक दूसरे के आधार पर पढ़ाया जाए, विकसित किया जा सके। ऐसी पाठ्यचर्या को एकीकृत पाठ्यचर्या कहते हैं। यानी कि सभी विषयों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तब हमें बच्चों को पढ़ाना है कि एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। तो ऐसा पाठ्यक्रम क्या होता है? एकीकृत पाठ्यक्रम होता है, जिसमें कि सहसंबंधता का सिद्धांत लगा हुआ होता है। उपयोगिता का सिद्धांत, सीधा अर्थ है इसका कि जो चीज बच्चे के लिए उपयोगी हो, जो चीज समाज के लिए उपयोगी हो, जो चीज जीवन जीने के लिए उपयोगी हो, तो उन विषयों को विशेष स्थान देना है पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम के माध्यम से उन चीजों को सिखाना है जो भविष्य में जाकर बच्चे के लिए उपयोगी हो। ये उपयोगिता का सिद्धांत कहता है। थ्योरी आप यहां से उपयोगिता के सिद्धांत की पढ़ सकते हैं। देखिए, उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए तथा वह सामाजिक व्यवहार में निपुण होना चाहिए। अतः इसके लिए पाठ्यचर्या में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा तथा सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक क्रियाओं को स्थान देना चाहिए। उपयोगिता की दृष्टि से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, अर्थात सर्वाधिक उपयोगी विषयों को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे कि किसी समाज की जरूरत है कि यहाँ हिंदी आनी चाहिए, यहाँ जो है हमें राष्ट्रभाषा आनी चाहिए, हमें विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता, जिस चीज की उपयोगिता है, तो उस शिक्षा का जो है विशेष हमें समावेश करना है पाठ्यक्रम में, उसे प्रथम स्थान देना है। ये कहता है उपयोगिता का सिद्धांत। प्रगतिशीलता का सिद्धांत,
आज के बच्चे कल के आदर्श नागरिक होंगे, अतः उनका शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे उन्नतिशील विचारों के व्यक्ति बन सकें। शिक्षा उन्हें इस प्रकार के विचार व इच्छा शक्ति प्रदान करे जिससे वे अपने वातावरण में अनुकूलन कर सकें। यानी बालक के अंदर हमेशा प्रगतिशीलता आनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होता ना जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वो समाज के साथ, अपने वातावरण के साथ अच्छे से अनुकूलन कर पाए। बहुमुखी विकास का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार का ज्ञान जुटाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो मानसिक, शारीरिक, नैतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक विकास कर सके। यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करने का सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्मित हो कि बालक का मानसिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान के साथ साथ संवेगात्मक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हो सके। तो पाठ्यक्रम में इस चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। अब कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? कोर पाठ्यक्रम का प्रचलन अमेरिका के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर हो रहा है। इसका मुख्य सिद्धांत सामाजिक दृष्टि के महत्वपूर्ण के अनुभवों का समान रूप से सभी छात्र छात्राओं को प्रदान करना, सामाजिक मूल्यों पर बल देना। यानी कोर पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम में उन चीजों को स्थान देना है जो समाज के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन चीजों को हमें जो है छात्र छात्राओं तक पहुंचाना है, और जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें हैं समाज की, छात्र छात्राओं को वो पहुंचानी है। तो वो किसके माध्यम से पहुंचानी है? पाठ्यक्रम से पहुंचानी है। तो ये क्या हुआ आपका कोर पाठ्यक्रम। तो इन हेडिंगों के माध्यम से आप लिख सकते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो आखिर में निष्कर्ष आप अपने शब्दों में कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यचर्या बन जाती है और जो छात्रों के लिए जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी होती है तथा संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। यानी कि पाठ्यक्रम जो है, विद्यालय का जो संपूर्ण जीवन है वो पाठ्यक्रम ही है एक तरीके से। और उस पाठ्यक्रम को जो होता है वो छात्रों के सभी पहलुओं से, बालक के जो भी पहलू हैं, जो भी छात्र का जो सभी पहलू हैं, वो सामाजिक हो, आपके चारित्रिक हो, नैतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, यानी कि जितने भी पहलू हैं बालक के, तो उन पहलुओं को सबका विकास करता है। ऐसे इन्हीं सिद्धांतों को जो है पाठ्यक्रम को निर्माण करते हुए इन सिद्धांतों का ध्यान रखना है। तो इन सिद्धांतों के माध्यम से आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आया था पिछली बार 2020 में कि पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये पाठ्यक्रम के मुख्य सिद्धांत है। आपको इनमें से अगर 15 या 16 सिद्धांत भी याद रह जाते हैं, ये 20 सिद्धांत है, तो उस वे भी काफी होते हैं। तो आप यहाँ से कुछ शब्द लेंगे, कुछ शब्द अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ाने हैं। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छे तरीके से राइटिंग से लिखना है। हमें 90+ टारगेट लाना है, ये हमारा लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।